अरुण सर, ब्रजेश सर कह रहे हैं कि कोई फॉर्मूला नहीं है उसका। वो जिसको तय करेंगे, शीर्ष नेतृत्व तो जिसको तय करेगा वही फॉर्मूला मीडिया दिखा देगी, चला देगी। लेकिन मैं समझना ये चाहता हूं कि आखिर तय करने में इतनी देरी क्यों? जब प्रवेश वर्मा का नाम पहले से ये चलाया जा रहा था, एक माना जा रहा था कि भाई वो चेहरे बनेंगे, सारे क्राइटेरिया वो फुलफिल करते हैं, फिर भी नहीं घोषित हो पा रहा है। या असल कारण वही है कि वही मोहन यादव और भजन लाल शर्मा टाइप किसी गुमनाम व्यक्ति की तलाश हो रही है अभी, कि जो एक इशारे पर अपनी बलि दे दे। बलि, मैं राजनीतिक बलि की बात कर रहा हूँ, इस्तीफा जैसे बलि की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पास कई उदाहरण हैं। आपने 2-3 नाम अभी गिनाए, जैसे मोहन यादव साहब हैं, भजन लाल शर्मा हैं, या पहले जो है खट्टर साहब थे, या जो अभी देवेंद्र फडणवीस बने। तो मेरा मानना यह है, भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे अनाम व्यक्ति को बनाएगी जो पहले तो अंगूठे के नीचे रहना पसंद करे। मतलब 100% सरेंडर चाहिए उनको। उनको पुतला मुख्यमंत्री चाहिए जो कि एक मुखौटा हो। आप गुजरात को देख लें, आप उत्तराखंड को देख लें, हारा हुआ व्यक्ति भी चीफ मिनिस्टर बन जाता है। अब आप कई नाम है, सिरसा साहब की बात करें तो अफीम की खेती में उनका नाम आता है। प्रवेश वर्मा का बात करें तो बदतमीजी में सबसे पहला नाम उनका आता है। हरीश खुराना का अभी आपको बयान सुनाई दिया, उनकी वीडियो वायरल हो रही थी कि साहब ये लड़कियां सप्लाई करो उसको टिकट मिल जाता है। तो मेरा मानना ये है, हाँ, एक नाम जमुना पार से जरूर उनके कंसिडरेशन में है, जिसको हम मोहन बिष्ट कहते हैं, और वो उनकी छवि ठीक है, पूर्वांचलियों में उनका अच्छा नाम भी है। अब एक नाम आता है और अरविंदर सिंह लवली, वो आसाम की तर्ज पर आता है। तो कौन सा नाम सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा, वो कैलकुलेशन धरातल पर की जाएगी और मटेरियलिस्टिक वे में की जाएगी। कौन बढ़िया एटीएम सिद्ध होगा बीजेपी के लिए, और कौन जो है निचले स्तर की राजनीति को बड़े उछले ढंग से करेगा, बड़े अच्छे ढंग से करेगा, पर राजनीति वो निचले ढंग की होगी। उसमें सब कुछ शामिल है। क्या अब जो एलजी साहब हैं वो यही रवैया अख्तियार करेंगे जो उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ किया? क्या अधिकार उनको दिए जाएंगे? क्या वो जो 5 जजेस की बेंच ने जो ऑर्डर दिया था जिसमें चपड़ासी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्या वो अख्तियार देंगे? क्या हर एक फाइल अब एमएचए जाएगी? तो उसमें मुख्यमंत्री बना देना ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। समस्या ये है कि नड्डा जैसा यस सर मिल जाए। अब नड्डा जैसा दिल्ली में यस सर कौन मिलेगा? कौन कौन से लोग चुनकर आए हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, पहली बार कौन आया, दूसरी बार कौन आया, क्योंकि पिछले 27 वर्षों से अकाल पड़ा हुआ है। महिला नेत्री जो हैं हमारी बीजेपी के अंदर, वो नील बटा नील हैं। सुषमा स्वराज भी दिल्ली में आने के बाद फेल हो जाती हैं, साहब सिंह वर्मा खुद फेल हो जाते हैं, तेज तरार मदन लाल खुराना फेल हो जाते हैं। तो कौन पास होगा? क्या नूपुर शर्मा पास होगी? क्या स्मृति ईरानी पास होगी? तो मुझे लगता है कि यह बहुत व्यापक है प्रश्न, जिसमें नड्डा साहब एक पार्टी वो जो अपने अध्यक्ष को नहीं चुन पाती, और वो 6-8 महीने ऊपर हो गए उनके, तो भी उनको अपनी कमर पर ढोए जा रही है। ऐसे ढोए जा रही है जैसे गधा किसी बोझ को लाद कर चलता है। तो मेरा मानना यह है कि बीजेपी से अपेक्षा करना, और दूसरी बात यह है कि जब तक मोदी साहब ट्रंप साहब की अच्छी खासी झाड़ या हिंदुस्तान का पैसा उनके चरणों में अर्पित करके नहीं आते, उस पर भी आधारित होगा। क्योंकि दिल्ली में सारी डिग्निटरीज आती हैं तो वहां मुख्यमंत्री को भी हाथ बांधे खड़ा रहना पड़ता है। तो कौन है ऐसा उपयुक्त आदमी, कौन है ऐसा? बल्कि अभी हमारे एक साथी हैं, उन्होंने एक विदुर नीति में ये श्लोक है एक महामूर्ख के लिए, तो एक कार्यक्रम दिया था। कौन है महामूर्ख? उसको चुना जाएगा। कौन है सबसे दब्बू आदमी? कौन है सबसे कमजोर आदमी? कौन आदमी ऐसा है जिसको बोल दो कि बैठ जाओ वो लेट जाए? तो मेरा मानना यह है, ऐसा आदमी अभी उनको मिल नहीं रहा। अंदर खाते सबके इंटरव्यू चल रहे हैं। उधर से पंजाब की सरकार गिराने का भी दायित्व तो बीजेपी के ऊपर है, ऊपर से कांग्रेस को संभालने का भी दायित्व उनके ऊपर है। क्योंकि कांग्रेस हारने के बाद भी आप ऐसा समझ लें कि एक बहुत अच्छा पहलवान, मतलब कि जीत जाता है वो,
और उसको जो हराता है जिसको, वो छोटा सा बच्चा, एक अदना सा कमजोर बच्चा है, परंतु उसके बाद भी पहलवान रोने लग जाता है। बीजेपी का वही हाल है। कांग्रेस हारने के बाद 0/0 लाने के बाद भी अपनी शक्ति को प्रदर्शित कर सकती है। तो मेरा मानना यह है कि ये सारे समीकरण उछाले जाएंगे, इन पर सब पर चर्चा होगी, गंभीर चर्चा होगी। जो सबसे बेदम, सबसे कमजोर, सबसे दोगला आदमी होगा वो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनेगा, यही कह सकता हूं मैं। अरुण सर, जो ब्रजेश सर ने कहा, एक तो जैसे हालांकि मैंने अजीत पवार का एग्जांपल दिया तो ब्रजेश सर ने कहा कि भाई अजीत पवार बीजेपी के नेता नहीं है, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर तो बीजेपी के ही नेता हैं। क्या कोई दिक्कत हो गई नरेंद्र सिंह तोमर के साथ? वहीं के वहीं बैठे हैं। किसके ऊपर? बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर तमाम आरोप हैं। प्रधानमंत्री पर एक से एक बेहतरीन बेहतरीन आरोप लगे हुए हैं, चाहे वो दंगे से लेकर के अडानी साहब तक सारे आरोप लगते हैं। तो क्या ऐसे में केवल भ्रष्टाचार का आरोप किसी नेता के ऊपर लग जाना उसका मुख्यमंत्री न बनाए जाने का कारण बन सकता है? नंबर एक। नंबर दो, जो बात अभी ब्रजेश सर ने गिनवाई कि भाई ऐसा नाम चाहिए, तो ऐसा जो खरा उतरने वाला नाम है, एक तो जो राजनीति करेगा सड़क पर, वो भाई हर समय आपके कहे के हिसाब से तो नहीं चलेगा, हर समय आपके कहे के हिसाब से आप जब चाहेंगे तब इस्तीफा तो नहीं दे देगा। तो वो तो भाजपा के लिए क्या ऐसे लोग आइडियल कैंडिडेट हो पाएंगे क्या? जी सर, पहली बात तो ये कि आपने एक नाम लिया तोमर साहब का, दूसरा नाम मैं रमन सिंह का ले देता हूं। क्या हुआ? कहां बैठे हैं? क्या कर रहे हैं? सांस ले रहे हैं? बीजेपी को पैसा दे रहे हैं? नहीं दे रहे? तो भ्रष्टाचारी होना ये बीजेपी की सबसे पहली और प्राथमिक शर्त है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी चाहिए उनको, पर कैसा चाहिए? गोलू मोलू को, गोलू मोलू चाहिए। उसको कह दो बैठ जाए तो वो लेट जाए, ऐसा भ्रष्टाचारी चाहिए। और वैसे भी आप जब मोदी शाह का नाम लेते हैं तो मुझे मोशा का नाम याद आता है। मोशा मतलब मो और शाह मतलब मोशा, मोदी और शाह। तो ये जो मोशा है, नया मोशा आया, ये हमारे दिल्ली में बहुत सारे गुंडों का भी नाम हुआ करता था। जो अपने इलाके में भरपूर गुंडागर्दी करते थे उनको मोशा पहलवान कहा जाता था। और तीसरी बात, आपने पूछा कि क्या भ्रष्टाचारी के आरोपी को बना, सर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बीजेपी का हो, बीजेपी में चला गया हो, बीजेपी से निकल गया हो, वो चुनाव हार गया हो, चुनाव जीत गया हो। अनिल विज साहब की आपने बहुत सारी अभी देखी होंगी वीडियोस, क्या हो रहा है उसमें? वो तो साफ ही बोल रहे हैं, वो तो कह रहे हैं मैं धरने पर बैठ जाऊंगा। तो क्या उन्होंने बाहर निकाल दिया? जिन जिन लोगों ने अपराध किए, जिन्होंने भ्रष्टाचार नहीं बलात्कार किए, गबन किए, लोगों का मर्डर कर दिया, एक नाम आप बता दें बीजेपी ने उनको बाहर निकाला या पनिशमेंट दी हो। बीजेपी का जो मापदंड है वो मात्र ये है कि जैसे मनोहर लाल खट्टर ने काम किया था मोदी साहब के कंधे पर हाथ रखकर, ऐसा कोई यार बादशाह आ जाए दिल्ली का जो वाकई बादशाह बनकर दिखा दे। तो मुझे नहीं लगता कि ये जितने सारे नाम आप ले रहे हैं, वो मैडम रेखी हो, सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी हो, विजेंद्र गुप्ता हो, चाहे वो कोई भी हो, इनमें से कोई भी नाम जो सबसे ज्यादा उपयुक्त लगता है, मैं उसका आधार बता देता हूं आपको। दिल्ली में 60% लोग पंजाबी पढ़ना लिखना समझना जानते हैं, बोलना जानते हैं। तो पहली बात तो यह कि चीफ मिनिस्टर अगर पंजाबी नहीं बनेगा तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा, या 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, क्योंकि जो समीकरण है उसमें वैश्य समाज का भी एक आदमी चाहिए, एक पूर्वांचली भी चाहिए, एक पंजाबी बोलने वाला भी चाहिए, एक महिला भी होनी चाहिए। तो यहां पर 6 मिनिस्टर भी बनेंगे, उनमें उनको एडजस्ट कर दिया जाएगा। पर देखा यह जाएगा कि एटीएम कार्ड की तरह कौन तुरफ का पत्ता बनेगा। वो अनाम भी हो सकता है, नाम भी हो सकता है, बदनाम भी हो सकता है, गुंडा भी हो सकता है, भ्रष्टाचारी भी हो सकता है, खुल के बोल रहा हूं मैं, तो कोई भी हो सकता है। बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखें जिस तरह से वो उन्होंने बांटा है, वर्मा साहब ने पैसा बांटा, जूते बांटे, साड़ी बांटी, सूट बांटा, बर्तन बांटे, लेडीज फर्स्ट बांटे। सर क्या फर्क पड़ा मेरे को बताओ आप? क्योंकि जो राजीव कुमार जो मोदी साहब का पर्सनल नौकर है,
उसकी सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ा। किसी को दिया, शो कॉज नोटिस दिया, कुछ हुआ, कोई संवैधानिक संस्थाओं ने कोई काम किया, कोई चूं भी निकाली, मतलब चिड़िया की चुप चाहिए। तो चिड़िया की चुप वाला आदमी कहां है, ढूंढना वो पड़ेगा। 48 व्यक्तित्व हैं उनके पास, सबका पर्सनल डाटा खंगाला जाएगा, कौन सबसे बर्दाश्त कर लेगा। अब आप देखो, गुजरात का जो चीफ मिनिस्टर है, आप उसको चीफ मिनिस्टर समझते हैं क्या? कौन है वो मुझे लगता है मोदी साहब का एलडीसी भी नहीं है। तो ऐसा आदमी कौन है, ऐसा व्यक्तित्व कौन है? तो दरअसल बात यह है कि इसका जो छानबीन है वो 14 के बाद होगी, जब वहां से ट्रंप साहब ने क्या व्यवहार किया। तो हमारे देश का प्रधानमंत्री खींचा हुआ आएगा या रीझा हुआ आएगा, उसके हिसाब से होगा फैसला। आप जितने मर्जी नाम उछाल लो, उनमें से एक नाम भी नहीं आएगा। अगर रीझा हुआ प्रधानमंत्री आ गया, खींचा हुआ नाम ना आया, तो हो सकता है कोई प्रोमिनेंट नाम आ जाए। मैं आपको एक बात और कह के समाप्त करूंगा, हरीश खुराना को क्यों अपनी बिटिया और बेटे के साथ अपना प्रदर्शन करना पड़ता है, क्या संदेश देना चाहते हैं मुझे बता दें आप। प्रवेश वर्मा अपनी दोनों बेटियों के साथ उनसे बयान दिलवाया जाता है, क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? क्योंकि जब आप इस तरह से करेंगे तो परिवारवाद का आपके ऊपर आक्षेप आएगा। परंतु दूसरी कैलकुलेशन ये है कि वो महिला विरोधी नहीं है, बदतमीज नहीं है, वो अपनी बेटियों के साथ जाते हैं, बात करते हैं, तो ये स्वागत योग्य बात है। इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो बड़ी विलक्षण सी एलिजिबिलिटी है। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना, सप्ता अनाज का दान करो, मतलब उसमें मुट्ठी मुट्ठी सारी चीज होनी चाहिए, चना भी होना चाहिए, ज्वार भी होनी चाहिए और मक्का भी होना चाहिए। ऐसा मिश्रित व्यक्तित्व कौन सा है, वो ढूंढना पड़ेगा। हमारे यहाँ कहते हैं सप्त धातु, जिसमें 7 धातु हो, वो तांबा भी हो, लोहा भी हो, सोना भी हो, चांदी भी हो। ऐसा व्यक्तित्व कौन है, अब वो ढूंढना पड़ेगा। उन 48 लोगों के नामों में से ऐसा नाम छांटना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये इतना आसान गेम नहीं है, और ये वो दरिया है जिसमें डूब के जाना है, और डूब ही जाना है। मतलब आप देखें, प्रधानमंत्री डुबकी लगाते हैं तो उस डुबकी को आप डुबकी कहते हैं क्या? बड़े बड़े संत तो कह नहीं रहे, वो तो कह रहे हैं साहब जो 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 बयान दिया रेनकोट पहन के नहाने का, वो उन्होंने साक्षात दिखा दिया कि कैसे रेनकोट पहन के मनमोहन सिंह साहब नहाया करते थे। तो ऐसा कौन आदमी है जो रेनकोट पहन के नहा सकता है? वही चॉइस होगा जी।